डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़े पानी के जहाज़ पर काम करता हूँ। मेरा काम तो वैसे आसान है, इस जहाज़ की रखवाली करना, इसकी साफ सफाई करना। इस जहाज़ में छोटे छोटे कुछ कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। कुल 50 टूरिस्ट कभी कभी इस जहाज़ को पूरी तरह से भर देते हैं और हमारा ये जहाज़ समंदर में उनको सैर करवाता है। यहाँ छोटे छोटे टापू भी बने हुए हैं और उन टापू को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कभी कभी हम समंदर के किनारे पर बसे हुए उन जंगलों को दिखाते हैं और वो भी टूरिस्ट को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन समंदर के बीच जाने में मुझे कभी कभी घबराहट सी होने लगती है। समंदर कितना विशाल होता है आप सोच तक नहीं सकते। मैं ये काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और मेरा साथी पृथ्वी वो हमेशा मेरे ही साथ रहता है। हम जो भी करते हैं एक साथ ही करते हैं और कभी भी हमें परेशानी महसूस हुई ही नहीं। लेकिन ये वक्त अलग था। हमारे इस बड़े पानी के जहाज़ पर कुल 10 क्रू मेंबर्स होते हैं जो इस जहाज़ को चलाते हैं, इसकी साम संभाल करते हैं। लेकिन हम तो साफ सफाई का ही काम करते हैं या कभी कभी हमें इस बोट से उस लाइट हाउस तक जाना पड़ता है जो कुछ चप्पू की दूरी पर ही तो होते हैं। इसके बाद ये दिन अलग सा हो गया था। पहली बार समंदर में धुंध सी देखी थी। कभी भी समंदर में धुंध होती ही नहीं, लेकिन इस बार ये 35 टूरिस्ट इस जहाज पर थे और अचानक एक धुंध ने हमें घेर सा लिया था। लाइट हाउस की रोशनी एक तरफ से तो आ रही थी, लेकिन जहाज को उस तरफ मोड़ा नहीं जा सकता था। जहाज का आकार बड़ा होता है, लाइट हाउस से टकरा भी सकता है और धुंध में अगर आपको कुछ नजर ना आए और आपके रेडियो भी चलने बंद हो जाएं तो डर लगना जायज़ है। रेडियो चल नहीं रहे थे, दिशा भ्रम हो रहा था। यहाँ पर कंपास भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था। फिर भी लाइट हाउस से आ रही रोशनी से ये पता चल रहा था सीधा लाइट हाउस है। इस जहाज को उस तरफ ले जाया नहीं जा सकता था, तो मुझे और पृथ्वी को वहां पर जाना था। कई बार हम ये काम कर चुके थे, लेकिन धुंध में कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे और पृथ्वी को एक छोटी सी बोट पर बिठा दिया गया जो इस जहाज के साथ टंगी हुई होती है। कई ऐसी जगह जहां पर जहाज को घुसाया नहीं जा सकता, वहां इस बोट को घुसाया जाता है ताकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को यहां पर बुला भी सके मदद के लिए। जहाज के कैप्टन ने हमें कह दिया था, वहां सामने लाइट हाउस नजर आ रहा है, कुछ चप्पू चलाना और उस तरफ निकल लेना। वैसे समंदर में जरा भी हलचल तो है नहीं। ये धुंध अचानक कैसे घिराई है हमें पता नहीं है। तुम्हें पता लगाना होगा। लाइट हाउस में वहां से नीचे वायर्ड पड़ी हुई हैं, तो वो तो सिग्नल आगे भेज ही देंगे। अगर मदद की जरूरत हुई तो हमें पता चल जाएगा। तुम्हें उस लाइट हाउस तक जाना होगा। मैं और पृथ्वी उस बोट पर बैठ गए थे। ये छोटी सी बोट थी जिस पर मैं और पृथ्वी बैठे हुए थे और 2 ही जन इस पर बैठ सकते थे। हम चप्पू चलाते चलाते उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे थे। लाइट हमारी तरफ ही पड़ रही थी, क्योंकि बड़े जहाज जब भी लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तो वहां पर बैठे हुए कुछ मेंबर्स लाइट उस तरफ मारना शुरू कर देते हैं ताकि पहचान की जा सके कि ये जगह कौन सी है। लेकिन धुंध में साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। हम चप्पू चलाते चलाते उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे पीछे वो बड़ा जहाज भी पानी में गायब सा हो गया। धुंध ही धुंध, सफेद चादर थी आंखों के सामने चढ़ी हुई और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पानी में जरा भी हलचल नहीं थी और ये अच्छे संकेत थे। कभी भी तूफान आने के बाद इस छोटी सी बोट को पानी में नहीं डाला जाता, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें ऐसी छोटी छोटी बोट को निगल सा जाती हैं। और यहाँ वेदर फॉरकास्ट में भी बताया गया था कि बिल्कुल भी तूफान आने के कोई चांस नहीं है। धुंध के बारे में तो कभी बताया ही नहीं जाता, क्योंकि समंदर में ऐसी धुंध पड़ती ही नहीं। आज कुछ अलग सा हो गया था। वो लाइट हाउस सामने से रोशनी डाल रही थी और हम चप्पू चलाते चलाते जहाज से कितना दूर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चल रहा था। लाइट अब भी उतनी दूरी पर ही थी। चप्पू हम चलाए जा रहे थे और वो लाइट हाउस आने का नाम नहीं ले रहा था।
इतनी दूरी पर तो हो ही नहीं सकता। कई बार इस छोटी बोट का सहारा लेकर हम लाइट हाउस तक गए थे। यहाँ बहुत सारे लाइट हाउस बने हुए हैं, लेकिन कभी भी इतनी दूर तो होते ही नहीं। लाइट अब भी उतनी दूरी पर थी। हम और चप्पू चलाते और करीब जाने की कोशिश करते, लेकिन लाइट वहीं की वहीं रहती। एक एक करके हम दोनों चप्पू चला रहे थे और अब दोनों थक चुके थे। पृथ्वी ने कहा, हमें थोड़ा रुकना होगा। लाइट हाउस इस तरह से दूर कैसे हो रहा है? क्या पानी का बहाव एक तरफ है? लेकिन हमें तो उस बड़े से जहाज के पास ही होना चाहिए ना। हम ना तो लाइट हाउस पहुंच पा रहे हैं, ना ही उस अपने जहाज के पास पहुंच पा रहे हैं। आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं? मैंने जेब से वो कंपास निकाला था और यहाँ भी वैसे ही हालात। ये कंपास अपने आप गोल गोल घूम रहा था। ऐसा किसी और स्थान पर नहीं होता, सिर्फ नॉर्थ पोल पर होता है या साउथ पोल पर होता है। लेकिन यहाँ भी ये क्या हो रहा है? बिना कंपास के हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और बड़े जहाज को भी इसी परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम चप्पू चलाते गए, आधा घंटा निकल गया था। वहां पर उसके बाद हमने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम जानना चाहते थे कि क्या वो कैप्टन को पता है हम किस दिशा में हैं। हमें वॉकी टॉकी जरूर दिए गए थे, लेकिन वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहे थे। हमें फंसा फंसा सा महसूस होने लगा तो हम चीखना शुरू हो गए। हम ऊंची ऊंची आवाज में संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे रही होगी। शायद हम बहुत ज्यादा दूरी पर निकल आए हैं। और अब धुंध छंटना शुरू हो गई। धीरे धीरे धुंध छंटती जा रही थी और लाइट हाउस की रोशनी भी गायब होती जा रही थी। जैसे धुंध के कारण कोई भ्रम सा पैदा हुआ था, वो असली लाइट हाउस था ही नहीं। इसके बाद घबराहट होना शुरू हो गई। धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो गई थी धुंध, लेकिन हमारा पानी का जहाज आसपास नहीं था। ना यहाँ पर लहरें थी, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमारा पानी का जहाज तट से इतनी ज्यादा दूरी पर कभी नहीं जाता कि तट नजर ना आए। यहाँ तट नजर नहीं आ रहा था। किस दिशा में चप्पू चलाएं ताकि पानी के जहाज तक पहुंच पाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी दूर हम इस छोटी सी बोट के सहारे नहीं जा सकते कि हमें अपना पानी का जहाज दिखना बंद हो जाए। चीखते भी तो किस तरफ चीखते? हम भटक गए थे, लेकिन कैसे, जवाब हमारे पास नहीं था। पृथ्वी रोना शुरू हो गया था। हम यहीं भटक गए हैं, हम डूब जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। ये दोपहर का वक्त था। धीरे धीरे अब धूप भी तेज होने लगी थी। वो धुंध अचानक ही पूरी तरह से साफ हो गई थी और अब हम भटके हुए किस दिशा में चलाते चप्पू हम समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा पीछे की तरफ चलाते हैं। चलाते चलाते शायद आधे घंटे में हम पानी के जहाज के पास पहुंच ही जाएंगे। वो हमारा इंतजार तो कर ही रहे होंगे ना। सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर था। धीरे धीरे वो धूप हमें चुभना शुरू हो गई थी। हम समय समय पर पानी अपने ऊपर छिड़क लेते ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे। चप्पू चलाते चलाते लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन अब भी हमें वो पानी का जहाज़ दिख नहीं रहा था। कोई भी रास्ते में संकेत दिख नहीं रहे थे। दूर दूर कोई भी लाइट हाउस दिख नहीं रहा था। अब डर सा लगने लगा था। कोई टापू तक ना दिखा। कोई टापू तो दिखना चाहिए ना। यहाँ केरल के आसपास ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ दूर दूर बस समंदर दिखे और कुछ और नज़र ना आए। इतनी दूरी तक हम चप्पू चलाकर पहुंच ही नहीं सकते। वापस कैसे जाएं? मैं पृथ्वी से ये सवाल कर रहा था और उसने यही कहा था, वॉकी टॉकी का सहारा लो। वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं आ रहे थे। हमारा कंपास अब भी काम नहीं कर रहा था। बार बार वो सुई गोल गोल घूमती रहती, जैसे कोई घड़ी की सुई हो। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े थे, जब कोई समंदर में भटक जाता है तो उसके बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी हो जाए, लेकिन फिर भी उसे ढूंढा जाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ समंदर इतना विशाल है कि आप अगर खो गए तो ढूंढने में हफ्तों लग सकते हैं और हफ्तों जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। कई सर्वाइवर 20-20, 30-30 दिन बाद मिले और वो हड्डियों का ढांचा बन गए। खाने को कुछ नहीं मिला, पीने को कुछ नहीं मिला। यह समंदर पानी से भरा होता है, लेकिन ये नमकीन पानी होता है और इसे पिया नहीं जा सकता। प्यास के कारण भी हमारी मौत हो सकती है। अगर हम इस पानी को ना पिएं तो भी हम मरेंगे। अगर हम इस पानी को पिएं तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी हम प्यास से ही मरेंगे। कुछ ही तो घंटे हुए थे पानी के जहाज से दूर हुए, लेकिन अभी से मौत के ख्याल आने शुरू हो गए थे। पृथ्वी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैंने बचने के कई तरीके सीख रखे थे। मैंने पृथ्वी से कह दिया, यहाँ हम मरने वाले नहीं।
हम पूरी कोशिश करेंगे, चप्पू चलाना शुरू कर दो। हम कभी किसी दिशा में चप्पू चलाते, कभी किसी दिशा में चप्पू चलाते। एक तो सूरज भी बिल्कुल सर के ऊपर आया हुआ था, दिशा पता ही नहीं चल पा रही थी। अगर किसी दिशा में ये सूरज ढलता जाता तो पता चल जाता कि ये पश्चिम दिशा है और हमें पूर्व की दिशा में जाना है, लेकिन सूरज कुछ घंटे बाद भी सर के ऊपर ही था, वैसा का वैसा ही, जैसे एक जगह पर अटक गया हो। अब हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी। पृथ्वी भी कहने लगा, यहाँ खाएंगे तो क्या खाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन मैंने पृथ्वी को कह दिया, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। यहाँ एक बड़ा सा डंडा था और मेरी जेब में एक चाकू था। मैंने धीरे से उस चाकू से डंडे को छीलना शुरू कर दिया। आगे वाले हिस्से को बिल्कुल तीखा कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया। थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था और अपनी इस उंगली को मैंने समंदर के पानी में नीचे की तरफ कर दिया। अब वो खून पानी में मिल रहा था, इसी कारण काफ़ी मछलियाँ धीरे धीरे मेरी उंगली के करीब आ रही थी। निशाना एक बार में ही लगाना होगा। उस डंडे को मैं बार बार पानी में मारता और मछली के पास से गुजर जाता। तभी एक मछली शिकार बन ही गई। वो मछली हमने खींच ली और आधी आधी करके उसे खाने लगे। उसे पकाने का मौका हमारे पास नहीं था, हम कच्ची ही खा सकते थे। इसी तरह से 2-3 मछलियां तो पकड़ ली। अब मछलियां खाकर पेट तो भर लिया था, भूख नहीं रही थी, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। यहाँ धूप के कारण गला सूखता जा रहा था और पृथ्वी और मैं दोनों जानते थे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला। प्यासे मरना सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। इसके लिए भी तैयारी मैंने कर रखी थी। हमारे पास यहाँ पारदर्शी लिफाफा था। अब नीचे इस बोट के अंदर पानी भर लिया, उसके ऊपर मैंने लिफाफा रख दिया और अंदर का हिस्सा काला था तो धूप के कारण भाप बनने लगी जो ऊपर लिफाफे की तरफ चढ़ने लगी। वो कुछ बूंदें जो लिफाफे पर चढ़ रही थी वो एक एक करके एक दिशा में बहती और नीचे मैंने कप रखा हुआ था। वो कप धीरे धीरे भरता और कुछ घूंट हम दोनों पी जाते। हम दोनों अब ये मान चुके थे कि पानी पीने का सही तरीका यही है। इस तरह से हम पानी पी सकते हैं, इस तरह से हम भूख मिटा सकते हैं और अब हमें समय तो बिताना होगा। कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आएगा और तब तक इसी तरह से जिंदा रह सकते हैं। 4 से 5 घंटे बीत गए थे। डर इस चीज़ का नहीं था कि हम भटक चुके हैं, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। डर इस चीज़ का था कि हम पहुँचे कहाँ पर हैं। ना तो कंपास चल रहा है और ना ही सूरज ढल रहा है। 5 घंटे बाद भी सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था। ये कैसी जगह पर पहुंच गए हैं। अब अचानक से एक दिशा से एक लहर आई। दूर से वो आती हुई लहर दिख रही थी जिसने हम दोनों को डरा कर रख दिया। कहीं हमारी बोट पलट तो नहीं जाएगी। लेकिन वो लहर करीब आकर काफ़ी छोटी हो गई। हमारी बोट को उसने हिलाया, लेकिन लहर अजीब सी थी। पहले पानी का रंग पूरी तरह से नीला था, लेकिन उस लहर के निकलने के बाद ही पूरा पानी हरा सा हो गया और लहरें आ रही थी। हर लहर में रंग बदल जाता इस पूरे के पूरे समंदर का। इसके अंदर की मछलियां बदल जाती। एक लहर के बाद तो नीचे जगमगाते हुए पौधे दिखने लगे थे। उसे देखकर सोच में पड़ गया था मैं, हर लहर कैसे बदल रही है समंदर को। क्या हम जिंदा भी हैं या मर ही चुके हैं। तभी पृथ्वी ने भी कहना शुरू कर दिया, हो सकता है हम ज़्यादा समय तक यहाँ भटके हुए हों। मैंने कहा, ज़्यादा समय तक क्या कहना है तुम्हारा? उसने कहा, मैंने पढ़ा है जब हम कुछ दिन यहाँ पर भटक जाएं तो दिमाग को भ्रम होना शुरू हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हम कुछ ही घंटे पहले तो भटके हैं। हम भूख प्यास के कारण पागल होने लगते हैं। मुझे लगता है हम दोनों पागल हो रहे हैं। ये जो भी हमें दिख रहा है ये भ्रम ही होगा। साधारण लहरें होंगी, लेकिन हमारा दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है। मैं पृथ्वी की बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हम दोनों ही थे जो बात कर सकते थे। उसकी बात पर भी थोड़ा ध्यान तो देना ही था। कुछ तो उसने भी सीखा ही होगा। एक लहर आई और उसके बाद लहरें आना बंद हो गई, लेकिन उस लहर ने एक बदलाव कर दिया था। सफ़ेद रंग के कपड़े। ये ऐसा लग रहा था कोई सफ़ेद दुपट्टे हों जो पानी में लहरा कर एक दिशा में जा रहे थे। अब हमारी बोट भी अपने आप लहराती हुई उसी दिशा में बहना शुरू हो गई जिस तरफ वो सफ़ेद कपड़े जा रहे थे। कपड़े ही कपड़े। ऐसा लग रहा था किसी फैक्ट्री के कपड़े पानी में बह गए हों और एक दिशा में जा रहे हों, हमारी बोट को भी घसीट कर उसी दिशा में ले जा रहे हों। कई कपड़े चिपक गए थे हमारी बोट के साथ और हमें खींच रहे थे। दूर नजर आया एक टापू जिसे देखते ही मन खुश हो गया।
जब भी आप किसी समंदर में भटक जाएं तो टापू ढूंढ लेना चाहिए। टापू मिलेगा यानी मिट्टी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी यानी खाने पीने के अलग स्रोत मिलेंगे, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा और बचने के लिए ज़्यादा समय होगा हमारे पास। अब हम दोनों भी चप्पू चला रहे थे, लेकिन चप्पू चलाने से कोई खास फायदा नहीं होता। वो कपड़े ही हमें खींचते हुए उस दिशा में ले जा रहे थे। जैसे जैसे वो टापू करीब आ रहा था, मन में खुशी की लहर बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मिट्टी ढूंढ ही ली, अब जिंदा बचने के चांस दुगने हो गए हैं। कोई ना कोई इस टापू पर हमें ढूंढ ही लेगा। वैसे भी आसपास केरल के कोई ऐसा टापू नहीं है जहां पर कोई रहता ही ना हो सकता है इस टापू पर घर ही बने हुए हों। अब तो बच गए हम। धीरे धीरे वो टापू करीब आ गया, लेकिन उस टापू के करीब आते ही जो आंखों के सामने दिखा था, होश उड़ गए थे हमारे। वो कपड़े नहीं थे, जैसे ही वो जमीन को छूते वो जिंदा इंसान बन जाते, अपने आप रूप बदलता और चलकर अंदर की तरफ जाने लगते। हर एक कपड़ा इंसान बना था। कोई सफेद रंग का कपड़ा था, कोई थोड़ा मैला था, हर किसी का आकार अलग। कोई मर्द बनता तो कोई औरत बनता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, चलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। और हमारी बोट भी अब किनारे पर लग चुकी थी और उन्हें जिंदा होता हुआ देख मैं और पृथ्वी एक दूसरे से चिपक गए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये भी भ्रम ही होगा? पृथ्वी ने कह दिया, हाँ भ्रम ही तो हो सकता है। हमें जल्दी से इस टापू से आगे की तरफ बढ़ना होगा। कहीं हम दोनों मरने वाले तो नहीं, इसलिए ये सब तो नहीं नजर आ रहा। हर एक कपड़े का इंसान बना और आगे की तरफ बढ़ चला, लेकिन हमने दिशा का चुनाव अलग किया। हम दूसरी दिशा की तरफ जा रहे थे। मैं और पृथ्वी, हम दोनों ने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ खाएंगे, जिसके बाद दिमाग सही से काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ रेत ही रेत थी और उस टापू के काफ़ी अंदर तक जाने के बाद भी सिर्फ रेत ही मिली। कोई पौधा, कोई पेड़ मिल ही नहीं रहा था। दूर हमें कुछ पेड़ नजर आए। अब ये टापू कितना बड़ा है ये हमें पता नहीं था। एक तरफ एक पहाड़ी भी दिख रही थी, दूसरी तरफ रेगिस्तान सा दिख रहा था। घना जंगल भी दिखा था हमें और हम उसी दिशा में भाग निकले थे। जैसे जैसे उसके करीब जाते गए हमें लगा कुछ फल तो मिलेंगे, कुछ नारियल तो मिलेंगे जिसे हम खा पाएंगे और हमारे पेट की कुछ भूख तो मिटेगी। और अब हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उस लिफाफे से टपका हुआ पानी ज़्यादा पी नहीं पाए थे हम, बहुत कम पानी मिल रहा था। लेकिन यहाँ भी समंदर का ही तो पानी था, बीच में पहुंचकर पीने लायक पानी मिल पाएगा। जैसे ही उस जंगल के पास पहुंचे हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। एक भी पेड़ सादा नहीं था, हर पेड़ सड़ा हुआ। वो काले पत्ते, वो काले तने और पूरा का पूरा पेड़ काला, गला हुआ, जिसके अंदर उंगली तक डाली जा सकती थी, बिल्कुल पिघली हुई रबर की तरह। यहाँ दूर दूर तक पेड़ तो दिख रहे थे, लेकिन सभी गले हुए। इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है यहाँ बीमारी फैली हो। हमें यहाँ कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था जिसका शिकार किया जा सके। पानी पीने के लिए हमने थोड़ा सा खड्डा खोदा था, लेकिन पानी तब भी हमें मिल नहीं पा रहा था। पीने लायक पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ था जिसमें पैर फंस रहे थे। पानी पीने की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम ढूंढते रह गए पानी, लेकिन पानी नहीं मिला। वहाँ बैठे मैं और पृथ्वी रोए जा रहे थे। हमें लग रहा था शायद अब जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन मैंने पृथ्वी को संभाल लिया। हमें अब समझदारी से काम लेना होगा। हमें वापस जाना होगा बोट पर। हम बोट पर कुछ सामान रखे हुए हैं ना, वो थैला जो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, उसमें खाने पीने का सामान तो होगा ही ना कुछ। तभी पृथ्वी ने कहा, कुछ बीज ही तो हैं जो हम घर ले जाने वाले थे, खरीदे थे बाजार से, उसे खा थोड़ी ना सकते हैं, वो तो ऐसे ही रखे हुए हैं और कोई खाने का सामान हमारे पास है ही नहीं। हमें क्या पता था हम भटक जाएंगे। मैंने कहा, और कोई सामान तो मिलेगा ही ना। उसके बाद दोबारा बोट के पास गए थे। वहाँ समंदर से कई कपड़े आ रहे थे जो पास आकर इंसान बन रहे थे और चलकर किसी दिशा में जा रहे थे। ये भूत जैसे लग रहे थे, फिर भी ऐसा लगा ये भ्रम ही होगा। हमें आगे जाकर किसी से बात तो करनी चाहिए। मैं एक आदमी के पास गया। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो आगे बढ़ता गया और मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उसने, बस आगे बढ़ता चला गया। कई लोगों से पूछने की कोशिश की थी, हर किसी की आंखें नम थी। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन हैरान हर कोई था, कैसे हम बोल पा रहे हैं, जैसे वो सब गूंगे हों।
जमीन से कैसे निकलकर इंसान बन रहे हैं कपड़ों से, इसका जवाब भी किसी ने नहीं दिया। तो भागकर मैं भी बोट के पास ही आ गया। अब बोट में रखे सामान का ही इस्तेमाल सही से करना था। वहां एक काले रंग का बड़ा सा लिफाफा था। वो काले रंग के लिफाफे को जमीन पर रख दिया, उसके बीच समंदर का पानी भर दिया और उसके ऊपर एक लिफाफा चढ़ा दिया जो पारदर्शी था। यहाँ धूप काफी तेज थी, यहाँ भाप बन रही थी उस पानी की, और वो भाप ऊपर लिफाफे पर चढ़ती और एक दिशा में एक गिलास में पानी भरने लगता। ये बड़ा गिलास था जो एक तरफ हमने लगा दिया था और हमने ठान लिया था समय समय पर यहाँ आएंगे, पानी पीकर जाएंगे। इसी तरह प्यास का निपटारा किया जा सकता है। सूरज अब भी सर पर था। यहाँ रात होने वाली नहीं। एक ऐसी जगह पर भटक चुके हैं जो शायद सोच से भी परे है। 2 घंटे हम वहीं पर बैठे रहे थे। 2 गिलास भर गए थे 2 घंटे में, और हम दोनों ने एक एक गिलास पी लिया। उसके बाद नीचे बड़ी सी बोतल लगा दी, क्योंकि ये गिलास तो हर घंटे में भर जाएगा और हमें इस टापू के और आगे तक जाना है। हम भर कर बोतलें ले जाएंगे। खाली बोतलें काफ़ी इस पर रखी हुई थी। वो इसलिए थी ताकि इस बोट को पानी के ऊपर रखा जा सके। ऐसी बोट के नीचे खाली हवा से भरी हुई बोतलें लगाई जाती हैं ताकि कभी भी ये बोट पलट ना जाए। अब उन बोतलों का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला था। कई लिफाफे थे। हर उस काले लिफाफे को लगाकर हमने बोतलें भरने का इंतजाम कर लिया था। 5 बोतलें लगा दी थी, और जब प्यास लगेगी हम इन बोतलों को लेने के लिए आ जाएंगे। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम उसी दिशा में बढ़ना चाहते थे जिस दिशा में वो सब लोग जा रहे थे। आखिर इतनी भीड़ यहाँ पर आ कैसे रही है और जा कहाँ पर रही है? क्या कर रहे हैं ये सब? क्या ये कोई खुफिया संस्था से हैं जो इस तरह छिपकर पानी के नीचे से आ रहे हैं? हमें लग रहा है कि ये कपड़े हैं और ऊपर निकलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सवाल का जवाब नहीं देते हैं। इन्हीं की तरह हम भी चुपचाप इनके साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये भी तो जिंदा है, कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ खाएंगे। शायद यहाँ पर शहर ही बसा हुआ हो। उनके साथ थोड़ा आगे तक चले थे हम, लेकिन उसके बाद वो सब चिल्लाना शुरू हो गए थे। एक खास जगह पहुंचने के बाद जैसे ही उनके पैर अपने आप जलने शुरू हो गए। उनके पैरों पर आग लग रही थी, लेकिन हमारे पैरों पर आग नहीं लगी हुई थी। वो सब चिल्लाए जा रहे थे। वहाँ कई सड़े हुए पेड़ थे जो ज़मीन से निकल रहे थे और उनके शरीर को भेदते जा रहे थे। उनके शरीर के आर पार वो हो जाते और उन्हें दर्द होना शुरू हो जाता। टांगें उनकी जल रही थी, जबकि शरीर के अंदर छेद हो चुके थे। चीखें निकल रही थी उनकी, और उसके बाद उनके शरीर को निचोड़ा जा रहा था। वो जड़ें ज़मीन से निकलती और उन्हें निचोड़ने लगती। एक जड़ ने हमें पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें छूते ही ज़मीन के अंदर अपने आप चली गई। 2-3 जड़ें और करीब आई थी, हमें छूते ही दोबारा ज़मीन के अंदर चली गई। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था, लेकिन वो अब भी जिंदा कैसे हो सकते हैं? शरीर के आर पार कोई चीज़ चली जाए और हमारे शरीर से खून निकलता है, उसके बाद हमारी मौत हो जाती है। इनके शरीर से तो खून तक ना निकला, फिर भी ये चीखते चिल्लाते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहाँ एक पेड़ के पास पहुँचते हम उसके पीछे छिप गए। हम आगे देख रहे थे, कुछ उड़ते हुए पंछी उनके करीब आ रहे थे। दूर से साफ साफ दिख नहीं रहा था वो कर क्या रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें नजर आया वो साधारण पंछी नहीं थे। उड़ने वाले काले रंग के पिशाच थे जो हर एक इंसान को नोच रहे थे। छोटे छोटे चिथड़े कर रहे थे, और वो चिथड़े धुआं बनकर दोबारा उनके शरीर से जुड़ जाते, लेकिन उन्हें दर्द बहुत होता। घिसटते घिसटते वो आगे बढ़ रहे थे। ज़मीन से कांटे निकल आए थे। वो कांटों से शरीर को कुरेदा जा रहा था। उनको इतना दर्द दिया जा रहा था कि वो सहन ना कर पाए। चीखते चीखते वो आगे बढ़े थे। वो रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और यहाँ तक हमारे काम की कोई चीज़ नहीं थी। अचानक हमारा ध्यान पीछे पड़ा। बिल्कुल हमारे कान के पास वैसा ही उड़ता हुआ पिशाच बार बार कुछ सूंघने की कोशिश करता जा रहा था। अपनी उंगलियों से हमें नोचने की कोशिश तो करता, लेकिन छूने के बाद दूर हो जाता। फिर से सूंघता। हमें सूंघते ही वो दूर चला जाता। आखिर ये कर क्या रहे हैं? हमें ये छोड़ क्यों रहे हैं? और हमारे पास वैसे कांटे क्यों नहीं निकलते? हमें वैसी आग क्यों नहीं लग रही? इस सवाल का जवाब ना तो मेरे पास था, ना पृथ्वी के पास था। इस दरिंदगी को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया था, ये इंसान भी साधारण नहीं है। ये प्रेत है, यहाँ पर पिशाच भी है, ये ज़मीन भी शैतानी है। हमें कोई भी मार सकता है, हमें इनसे दूर ही हो जाना चाहिए। हम अलग दिशा में बढ़ने लगे थे, क्योंकि ये तो जिंदा ही नहीं है।
इन्हें खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम कहीं और चलते हैं, जिंदा रहने के लिए ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं कोई तो हमें बचाने वाला मिलेगा ही। हम अब और आगे बढ़ निकले थे। हमें एक जगह आग जलाए हुए 3 आदमी दिखे। वो सूखी हुई लकड़ियों को जला रहे थे और हाथ सेके जा रहे थे। उनके शरीर पर बर्फ़ जमी हुई थी। उनकी पलकें भी बर्फ़ से ढकी हुई थी। बार बार वो बर्फ़ को झाड़ते, उस आग को सेकने की कोशिश करते, लेकिन बर्फ़ जमना शुरू हो जाती। बस उस आग के पास ही बर्फ़ थोड़ी सी पिघली हुई थी। वो थर थर कांपे जा रहे थे। हम भागते हुए उनके पास गए। वो साधारण इंसान लग रहे थे, शायद वो भी हमारी तरह यहाँ पर फंसे हुए हों। ऊपर से पड़ रही वो तेज़ धूप, फिर भी शरीर पर जम रही वो बर्फ़ हमारी समझ से बाहर थी। भागते हुए हम उनके पास गए और सवाल करने लगे, भाई साहब, आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? ये भूत प्रेत का कोई टापू नजर आता है? यहाँ से बचने का कोई रास्ता है? आप अब तक कैसे जिंदा हैं? हमें पता नहीं था वो जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन वो तीनों हमारी तरफ ऐसे घूर कर देखने लगे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो हमसे दूर भागने लगे थे। जलती हुई आग को छोड़कर वो कुछ ही दूर तक जा पाए थे। उनके शरीर अकड़ना शुरू हो गए थे। मोटी मोटी बर्फ की चादर उनके शरीर को जकड़ चुकी थी। पहले तो थोड़ी सी बर्फ जमी हुई थी, अब पूरा शरीर उनका बर्फ से ढक चुका था। अब वो अकड़ चुके थे, हिल नहीं पा रहे थे। वो चीखने की कोशिश कर रहे थे, जबान भी जैसे ठंडी पड़ गई थी। उन तीनों को घसीटकर आग के पास वापस लेकर आए थे हम। आग के कारण उनका शरीर ठीक होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो बोलने लायक हुए। अब भी आधे शरीर पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। वो थर थर काँप रहे थे, लेकिन आग के कारण थोड़े बचे हुए थे। आसपास से वो काली लकड़ियां और ज़्यादा इकट्ठा की हमने। आग को बढ़ाया, तब उन्हें थोड़ी सी तपिश महसूस हुई। तब जाकर वो सही महसूस करने लगे और सवालों का जवाब देने लगे। पहले सवाल तो हमारे यही थे, क्या आप जिंदा हैं? और उनका जवाब भी बिल्कुल सही, नहीं। ये सुनकर हम 2 कदम पीछे हट गए। इसके बाद वो कहने लगे, क्या तुम भी मौत के वो दूत तो नहीं जो हमें सजा देने आए हो? हमने भी कहा, नहीं नहीं, हम वो नहीं हैं, हम तो भटक गए हैं। उस धुंध ने हमें यहाँ पर भेज दिया। वो हैरान परेशान थे, तो तुम जिंदा हो? हम उनके करीब गए। हमें वो सूंघने लगे और हैरान परेशान हुए हमसे पूछने लगे, कैसे? तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मुर्दों का टापू है, वो पहला स्तर। मरने के बाद हर कोई यहाँ पर आता है पहले स्तर को पार करने के लिए। तुम जिंदा यहाँ पर कैसे आ गए? ये वो सवाल था जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। हम बस उनसे कुछ सवाल करते रहे और वो हमसे कुछ सवाल करते रहे। हम दोनों के पास कुछ जवाब होते तो कुछ जवाब नहीं होते। सवालों की इस बारिश से हमें इतना तो पता चल गया था, वो भी पूरी तरह से नहीं जानते थे कि यहाँ पर होता क्या है। वो एक शहर में रहा करते थे जिसके बाद उनकी मौत हुई। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया ये उन्हें याद है। उन्हें यहाँ कुछ समय सज़ा भुगतनी होगी और फिर अगले स्तर पर जाना होगा। ये टापू यहाँ पहला नहीं है, इसके बाद कई और टापू आते हैं, लेकिन पहले टापू में उन्हें सज़ा मिलती है जो बुरे होते हैं। बाकी जो अच्छे होते हैं यहाँ से नीचे से बहकर ही निकल जाते हैं। इसीलिए कुछ सफ़ेद कपड़े गायब हो रहे थे, वो शायद इसके नीचे से ही निकल रहे थे। बाकियों को ऊपर सज़ा दी जा रही थी और ये 3 एक तरफ भाग निकले, इसीलिए यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जान गए थे यहाँ हो क्या रहा है। ये सब मुर्दे हैं, शायद आत्माएं पहले यहाँ पर आती हैं फिर आगे बढ़ पाती हैं, लेकिन हम जिंदा यहाँ पर कैसे आ गए? अब बहुत समय बीत चुका था और हमें भूख भी लगी हुई थी। हमने उनसे कहा, क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? आप तो सज़ा भुगत रहे हैं, हम इंसान जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हमें भूख लगती है। प्यास के लिए हमने इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा, खाने का इंतज़ाम यहाँ नहीं होगा, यहाँ सब पेड़ मरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कब से, लेकिन ये पेड़ मरे हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। तुमने पानी का इंतज़ाम कैसे किया? हमने उन्हें बता दिया, ये इंतज़ाम किया पानी का। वो बहुत ज़्यादा खुश और पानी पीना चाहते थे, क्योंकि बहुत समय से उन्होंने पानी नहीं पिया था। हमने भी कह दिया, पानी तो जिंदा इंसानों के लिए होता है, तुम हमारा पानी बर्बाद नहीं करना चाहोगे? वो भी मायूस थे और अब उन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ना था। हमें यहाँ खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन कैसे करेंगे ये समझ से बाहर था। हम दोबारा उसी काले जंगल की तरफ बढ़ रहे थे।
जैसे जैसे उन काले पेड़ों से थोड़ा आगे निकले, थोड़े थोड़े हरे पेड़ दिखने लगे। छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, लेकिन आसपास वो काले पेड़ उनके ऊपर थे, इसलिए पूरी धूप ना लगने के कारण वो भी सूखे हुए थे। शायद यहाँ पेड़ लगने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये सड़े हुए पेड़ उन्हें उगने नहीं देते। इसके लिए कुछ तो करना होगा। हम और आगे गए, लेकिन आगे एक औरत नजर आई जो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। शायद उससे भी कुछ सवाल किए जा सकते थे। जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचे हम, वो हमें देखकर घूरने लगी। उसका चेहरा भयानक था, लेकिन उसकी उम्र तो कम ही लग रही थी। उसने हमसे बात करना शुरू कर दिया। हम उससे पूछ रहे थे, तुम कौन हो? इस चीज का जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन हमारे और सवालों का जवाब देती गई। ये जगह कौन सी है? यहाँ पर कौन से इंसान आते हैं? जब हमने पूछा यहाँ पेड़ों पर औरतें कौन सी चढ़ी हुई होती हैं, वो हंसने लगी। घुमा फिरा कर सवाल कर रहे हो? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? क्या मैं भी मरी हुई हूँ, ये पता लगाना चाहते हो? हमने भी हंसते हुए कह दिया, हाँ, अब मुर्दों से तो डर नहीं लगता। तुम भी कोई मरी हुई औरत हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे तुम यहाँ पेड़ पर कैसे चढ़ गई? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? क्या तुम्हारे ऊपर बर्फ नहीं जमती? हंसते हंसते कहने लगी थी, मेरे ऊपर बर्फ कैसे जमेगी? मुझे यहाँ का पहले ही पता था। मरने से पहले ही मैं यहाँ पर आ चुकी थी और वापस वहीं अपनी दुनिया में भी जा सकती थी, लेकिन पूरी तरह से मरने के बाद यहाँ फंस गई। पहले से रह चुकी थी, इसलिए मुझे पता है नियम क्या है। मैं एक चुड़ैल हूँ जो पेड़ों पर मिलती है। ये सुनते ही हम उससे दूर भागने लगे थे, और वो भी पेड़ों के ऊपर से उड़ती उड़ती काफी समय तक हमारा पीछा करती रही। हम तेज भाग सकते थे, वो मरी हुई थी, जिंदा नहीं थी। हम काफी दूर निकल आए उससे और उस घने जंगल में पहुंच गए, जहां पर वैसे पेड़ नहीं थे जैसे पहले मिल रहे थे। यहाँ पेड़ों पर कोई फल नहीं था, लेकिन पत्तों को तो खा ही सकते थे ना हम। उसके बाद उन पेड़ों की पहचान करना शुरू कर दी। एक भी पेड़ वैसा नहीं था जैसा धरती पर पाया जाता है। हर पेड़ अलग, हर पत्ता अलग। हमें यह तक पता नहीं था कौन सा पेड़ जहरीला है, कौन से पत्ते को खा सकते हैं, किसको नहीं। फिर भी हम हर तरह के पत्ते को तोड़ते गए। बहुत आगे निकलने के बाद एक पौधे पर एक फल लगा हुआ था। यह अजीब सा लाल रंग का फल था, पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे आधे हिस्से में करने के बाद हम दोनों ने आधा आधा हिस्सा पकड़ा और भगवान का नाम लेकर उसे खाने लगे। हमें अगर जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं इसे खाकर मरते हैं या बचते हैं। उस आधे आधे फल को खाया था, उसका स्वाद ऐसा था जैसा जिंदगी में कभी नहीं खाया। हर फल का स्वाद आया था उसमें। जिस फल के बारे में हम सोच रहे थे वैसा ही स्वाद हमें मिल रहा था। उस फल के बीज हमने हाथ में ही रख लिए। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो उड़ती हुई काली परछाइयां दिखी, जो हमें नोचने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हमारे आर पार निकल जाती। बार बार वो ऐसा कोशिश करती, लेकिन फिर भी कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाती। हमारे हाथ में कोई भी फल या वैसी कोई चीज होती तो वो उसे गिरा देते। वो यहाँ लगी हर चीज को छू सकते थे, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमें ये तो पता चल गया था, जिंदा इंसान यहाँ किसी को कुछ कर नहीं सकते और कोई और चीज जिंदा इंसानों को कुछ कर नहीं सकती। किसी शक्ति के कारण हम यहाँ पर फंस गए हैं। अब जिंदा तो हमें यहीं पर रहना होगा और बचने के लिए हर कोशिश करनी होगी। कभी हमें जमीन से निकलने वाली डायनें दिखती, कभी ऐसे प्रेत दिखते जो बड़े बड़े जानवर का रूप ले लेते। हम उस पहाड़ी पर भी चढ़े थे। वहाँ कई पौधे मिले थे जिन पर छोटी छोटी सब्जियां लगी हुई थी। उन्हें खाया जा सकता था, लेकिन ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं थी। उन्हें पकाना पड़ता, और उन्हें पकाने के लिए वहाँ पर कई लकड़ियों का हम इस्तेमाल करते। कई फल ऐसे होते जिसमें सिर्फ पानी होता, जैसे पानी के गुब्बारे। वो हमारी प्यास बुझाने के काम आते, लेकिन हर एक पेड़ अलग अलग जगह पर लगा हुआ था और इनका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ज़्यादातर तो वो गले हुए पेड़ और बीच बीच में ऐसे साधारण पेड़ मिलते जिनकी संख्या बहुत कम होती। हमने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है किसी समय में ये जगह भी अच्छी होती हो, लेकिन धीरे धीरे ये सड़ती गई। हमें दोबारा इसे सही करना होगा। हम उन फलों को, उन सब्जियों को इकट्ठा करते गए और एक कोने पर ले आते। वहाँ तट पर हमने पौधों के बीजों को लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ फसल उगाने की कोशिश करते रहे। जो बीज हमारे पास थे उन बीजों को लगाने के बाद धीरे धीरे ही वहाँ पर पौधे निकलते, लेकिन हमारी सोच से ज़्यादा तेज़ी से।
एक फसल उगाने में 6 महीने तक का समय लग जाता है। यहाँ 24 घंटे में फसल साफ साफ दिखना शुरू हो गई थी। यहाँ जो पौधे लगते भले ही वो छोटे होते, लेकिन हर एक पौधा एक फल उगा देता और उस फल को हम खा सकते थे। कुल 10 से 12 दिन हम वहीं पर बिता चुके थे और हर रोज नई दिशा में जाते, नए पौधे को ढूंढते और उसे यहाँ पर ले आते, यहाँ गाड़ते और यहाँ एक तरह से हम जंगल ही बना रहे थे। इस तट पर पानी की तो यहाँ कोई कमी थी नहीं और वो पानी के गुब्बारे जैसे पौधे सबसे ज्यादा लगा रखे थे। एक तरफ का जंगल हमने इस तरह बसाना शुरू कर दिया। हम मरी हुई दुनिया को भी इंसानी दुनिया जैसा बना रहे थे। अब एक तरफ तो बहुत पौधे लगा दिए थे, उन गले हुए पुराने पेड़ों को काटने का काम हमने शुरू कर दिया। उसमें 10 दिन लगे और एक तरफ के सारे काले पेड़ हमने एक तरफ जमा कर लिए। वहां जलाने के इस्तेमाल में उन्हें लाने लगे। जिन्हें ठंड लगती हम उन्हें पेड़ जला कर देते। कई मरे हुए लोग वहां भाग निकलते और उन्हें ठंड लगती और उन्हें हम गर्मी देते। आगे बढ़ने वाले कुछ लोगों को हम सामान देते और उन्हें कष्ट का कम सामना करना पड़ता। उन्हें बड़े बड़े पत्तों की शील्ड बना कर देते ताकि उनके शरीर पर दर्द कम हो। मरे हुओं की भी मदद की जा रही थी और इसी कारण वो पिशाच हमसे चिढ़ने लगे थे। जमीन से निकलने वाले पौधों से बचने के लिए हमने उनके पाँव में बड़ी बड़ी लकड़ियों की चप्पलें बना दी थी, उन्हें दर्द कम होता। यहाँ जैसे ये टापू हमसे चिढ़ने लगा था, बार बार यहाँ छोटे छोटे भूकंप के झटके आते। वो भूकंप के झटके हमें तब आते जब हम उन मरे हुओं की मदद करने के लिए जाते। इसी तरह हमने वहाँ पर लगभग 1 महीना बिता लिया था और सीख चुके थे कि यहाँ पर सूरज कभी नहीं ढलता। मरे हुए यहाँ पर लोग आते रहते हैं। कुछ का रंग अलग होता है, कुछ शायद किसी और देश के होते हैं, कुछ किसी और देश के होते हैं। कई इंसान तो हमने ऐसे देखे जिनका ढांचा भी अजीब था। धरती पर ऐसे इंसान भी रहते हैं, हमें ये तक पता नहीं था। उनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जवाब देते ही नहीं, लेकिन हम हर किसी की मदद करते। वहाँ आगे भी हमने वो पौधे लगा दिए थे जिसके फलों को वो हाथों से तोड़ सकते थे, पत्तों को खा सकते थे। वहाँ वो कपड़ों से इंसान जैसे ही बनते, वहाँ पर भी हमने एक रास्ता बना दिया था ताकि उन्हें कष्ट ना हो। हम शायद पागलपन कर रहे थे, ऐसा पागलपन जिन्हें सजा मिलनी चाहिए उन्हें भी हम बदल रहे थे। एक तरफ हमने घना जंगल बसा दिया था ताकि कोई इंसान भूला भटका यहाँ पहुँच भी जाए तो उसे मौत ना मिले, बल्कि वो बड़ी मुश्किल से ये सब खाकर जिंदा रह पाए। हमारी तरह 1 महीना बीत चुका था लेकिन हम भूखे नहीं थे, प्यासे नहीं थे, हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया था। वो घना जंगल हर चीज़ देता था हमें। हम जिन बीजों को साथ लेकर आए थे उसकी भी फसल लगा चुके थे और वो भी बढ़ा चुके थे। बड़े से खेत जमा लिए थे हमने यहाँ पर। फसल बड़ी तेज़ी से यहाँ उगती थी। शायद यहाँ समय भी बड़ी तेज़ी से निकल जाता लेकिन हमारी उम्र बिल्कुल न बढ़ती। उन काली लकड़ियों से हमने कुछ घर बना दिए थे। ऐसा लग रहा था इस जंगल में एक शहर सा बसा दिया हो, एक गांव सा बना दिया हो। उसके बाद जो भी वहाँ से निकल कर आते हम उनकी मदद करते। कुछ हमारे काम भी आते। कुछ अच्छे लोग जो इस टापू के नीचे से निकल ना पाते वो ऊपर ही पहुँच जाते। उन्हें कोई कष्ट नहीं होता और वो हमारे साथ ही इस गांव में रहने लगते। ऐसे 15 से 20 लोग हमने ढूंढ लिए थे जो हमारे लिए काम करते, हमारे लिए फसल बीजते। ये अच्छे इंसान थे लेकिन उन्हें भी कुछ समय बाद आगे जाना पड़ जाता क्योंकि रुक कोई नहीं सकता था। समय के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता और नए लोग आ जाते उस गांव में बसने के लिए। हमने मुर्दों का गांव बसाया था जहां कोई टिक नहीं सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए जिंदा रहना जैसे उन्हें महसूस हो जाता था। जो बुरे होते उन्हें तो कष्ट मिलता लेकिन हमने उनके भी कष्ट कम कर दिए थे। अब इसके बाद हमें इस टापू को खंगालने के लिए और आगे जाना था। हमने वहाँ बड़े बड़े फट्टे लगा दिए थे जिसमें कई भाषाओं में लिख दिया था कि इस गांव के नियम क्या हैं। जो भी वहाँ पानी से निकल कर आए वो बाकियों से मिलने की बजाय अगर नियम पढ़ ले तो उसे पता होगा गांव में क्या क्या काम करने हैं, ये गांव क्या है, सारी जानकारी उसमें दे दी गई थी। लगभग जितनी भी हमारी बड़ी भाषाएं हैं उसमें हमने लिख दिया था ताकि कोई भी भूला भटकाए वो काम करता रहे। ये गांव धीरे धीरे हमें बड़ा करना था, ये पूरा टापू एक शहर बसाना था। ये काम करके हम आगे की तरफ बढ़ गए। अब उस बड़ी सी चोटी के पार देखना था। वहाँ सब मरे हुए आगे कहाँ तक जाते हैं हमने मन बना लिया था।
बड़ा सा थैला भर लिया था, पीठ पर टांग लिया था खाने पीने का सामान। चलते हुए उनसे विदा लेकर आगे बढ़ चले। कब तक यहाँ पर रह पाएंगे? हमें वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। शायद पीछे से वो रास्ता ना हो, आगे से ही मिल जाए। हम उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। कुल 2 से 3 दिन लगे होंगे हमें उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। उस पहाड़ी के शिखर पर एक बड़ा सा किला बना हुआ था। ये किला किस चीज़ का था हम नहीं जानते। ये पूरी तरह से पत्थर नहीं था, चमकते हुए पत्थर से लग रहे थे जो धातु के बने हुए हों। वो किले का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा सा भयानक सा था, लेकिन यहाँ अंधेरा होता ही नहीं, इसलिए डर ही नहीं लग रहा था। उस किले के हम अंदर गए थे ताकि पीछे पहाड़ी से उतरने का कोई रास्ता ढूंढ पाएं, लेकिन किले के अंदर आवाज़ें गूंजती गईं और एक आवाज़ ने हमें डरा दिया। आओ, बहुत समय लगा दिया, बहुत जानकारी रखी है तुम्हारी, मिलना चाहता था, तुम खुद ही आ गए। मैं और पृथ्वी घबराकर एक दूसरे को पकड़ चुके थे। सामने एक कुर्सी लगी हुई थी, बड़ी सी पत्थर की कुर्सी। उस पर 12 से 15 फुट का एक इंसान नुमा जीव बैठा था। वो इंसान की तरह 2 टांगों पर था, लेकिन ऊपरी धड़ काफ़ी अजीब काले रंग का और उसके सींग भी थे। आंखें लाल थी लेकिन मुंह दिख नहीं रहा था। आवाज़ कहाँ से आ रही थी पता नहीं। वो हमसे सवाल करने लगा, कब तक यहाँ पर रहोगे? जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी सल्तनत को बर्बाद किए जा रहे हो और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद जो करूँगा वो तुम सह नहीं पाओगे। हम अब उससे बात कर रहे थे और हमें पता चला वो मौत का दूत है और ये टापू उसका है। उसी ने ऐसा बसाया है। और हमसे बात करते करते वो भी बताने लगा कि तुम यहाँ कैसे भटक आए। उस धुंध में कई रास्ते होते हैं दूसरी दुनिया के जो कुछ समय के लिए प्रतिबिंब बनाते हैं। उस प्रतिबिंब के पार पहुँच आए हम, इसलिए यहाँ भटक गए। हमें वापस भी वो भेज सकता था, लेकिन हमें उसके पास जाना था। इतने समय तक हम उसके पास गए ही नहीं। हमने पीछे अलग ही दुनिया बना दी। और वो गुस्सा इसलिए था कि जिन्हें कष्ट मिलना चाहिए था वो कष्ट हम कम कर रहे थे, उसके नियम टूट रहे थे। उसने हमसे बात करना शुरू कर दी और हमने भी पहले दुख जताया और फिर माफ़ी मांगी कि हमें कुछ ना करें, हमसे गलती हो गई। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गलती नहीं हुई है, यही तो तुम इंसानों का काम है। तुम बसाते हो, तुम दुनिया बनाते हो, इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। तुम गलत नहीं हो। मुझे थोड़ा गुस्सा है, लेकिन तुम अपनी जगह सही हो। मैंने कहा, कैसे? हमने आपकी सल्तनत में बदलाव कर दिए। तो वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, यही तो तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। दुनिया बिल्कुल शांत थी तो इंसान बनाए गए इस सृष्टि में बदलाव लाने के लिए, अच्छे बदलाव। तुम जहाँ भी जाते हो अपनी अलग दुनिया बना लेते हो। पेड़ पौधे सब कुछ अपने साथ ही लेकर चलते हो और दुनिया बसती चली जाती है। तुमने यहाँ पर भी वैसा ही बना दिया। इन पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म किया गया था, लेकिन तुम जिंदा कभी ना कभी इंसान यहाँ पहुँच ही आते हो और तुमने भी वैसा ही किया जैसे पहले वाले यहाँ आए हुए इंसानों ने किया था। तुमने तो कुछ उससे भी आगे कर दिया, एक गांव ही बसा दिया पूरा, ताकि मरे हुए भी तुम्हारे साथ रह सके। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि तुम जिंदा हो। जिंदा इंसान यही तो करते हैं, लेकिन तुम्हारी दुनिया में भी कुछ जिंदा ना कहलाने वाले इंसान हैं जो तबाही लाते हैं। तबाही मुर्दों का काम होता है, जिंदा का नहीं। लेकिन तुम्हारी दुनिया में जिंदा लोग भी ये सब करते हैं, वो बनाते नहीं, मिटाते हैं। हमने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वो कह रहा था कि हम अपनी जगह सही हैं। इसके बाद वो पहाड़ी से हमारे साथ ही उतरा था। उसने हमारा गांव देखा था, वो पौधे देखे थे, वो फल देखे थे, सबको मिल रहा सुख देखा था और वो भी खुश था। लेकिन सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते। वो मौत का दूत था और सब मरे हुए इंसान। वहाँ हम ही थे जो जिंदा थे, जिन्हें सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो मुस्कुराता हुआ कह चुका था, अभी के लिए तुम भी यहीं पर आओगे, फिर बात करेंगे। वो हमसे बात करता करता हमारी बोट तक पहुंच आया था। हमने भी उससे कह दिया था, हम बोट से वापस जाएंगे तो समंदर में भटक जाएंगे। टापू हमारे पास कोई है नहीं और पानी में मौत जल्दी आ जाती है।
ज़मीन पर इतने समय हम मुर्दों की दुनिया में भी जिंदा हैं, लेकिन शायद पानी में इतना समय बिता नहीं पाते। उसके बाद वो मौत के दूत ने खुद हमें उस बोट में बिठाया था। वो हमें वहाँ पर रखना नहीं चाहता था, क्योंकि हम मुर्दों की दुनिया को भी जिंदा इंसानों की दुनिया बना देते। शायद हम वहाँ पर और इंसानों को ले आते। वो मौत का दूत डरने लगा था। जाते वक्त उसने यही कहा था, धरती मिली थी तुम्हें, तुम कहाँ छोड़ते हो? तुम तो आसपास के ग्रहों तक को नहीं छोड़ रहे, चांद तक पहुंच गए, अब मंगल ग्रह तक जाना चाहते हो। मुझे डर है तुम यहाँ भी ना आ जाओ, इसलिए तुम्हें भगाना तो होगा ही। मुझे माफ़ करना, यहाँ पर ज़्यादा स्वागत नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद ही आना, जिंदा मत आना। उसने हमारी बोट को बस छुआ था और बोट पानी में लहराती हुई वापस चल पड़ी। आसपास से गुजरते हुए वो कपड़े, हमें चप्पू चलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी और उस टापू से बहुत दूर अचानक हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां धुंध ही धुंध थी। उस धुंध में घिर गए और एक तरफ से आ रही रोशनी वैसी ही लाइट हाउस से आ रही रोशनी थी वो, और उस धुंध को चीरते हुए हम किसी चीज़ से टकराए थे। हमारा वो पानी का जहाज जिसके ऊपर खड़ा हुआ कैप्टन गालियां दे रहा था, अबे मूर्खो, चप्पू उस तरफ चलाना था, इस तरफ नहीं, और ऊपर आ जाओ, धुंध छटने लगी है, वहाँ कोई लाइट हाउस नहीं है, वैसे ही कोई धूप से प्रतिबिंब बन रहा था, चलो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाओ। मैं और पृथ्वी देखते रह गए थे। जैसे ही हम उस जहाज के ऊपर गए, वहाँ वही पार्टी चल रही थी, वहाँ समय भी वही हुआ था। कंपास काम करना शुरू कर चुका था, वॉकी टॉकी भी काम कर रहे थे और रेडियो सिग्नल आने शुरू हो गए थे। वो धुंध छट गई, लेकिन उनके लिए बस 10-15 मिनट की धुंध थी, हमारे लिए तो महीनों थे। शायद 2-4 महीने हमने वहाँ पर बिताए थे, सही तरह से तो गिन भी नहीं पाए हम, लेकिन वापस अपने समय में ही आ गए। कुछ ऐसी जानकारी पाकर आए थे जो आम इंसानों को पता तक नहीं होती। हमारी बात पर कोई यकीन तक न करता, करें भी कैसे? हम कुछ ही पल के लिए तो गए थे। हम मौत की दुनिया से वापस आ गए थे और मुर्दों से भी अब डर नहीं लगता। हमने अपना काम नहीं छोड़ा। आज भी हम पानी के जहाज से उस घने समंदर में चले जाते हैं, जहां शायद मौत बहुत करीब होती है, लेकिन अब मौत से भी डर नहीं लगता। हम जानते हैं हमारे साथ आगे क्या होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। पहला स्तर तो हम देख आए थे, वहाँ गांव भी बसा आए थे, जिसमें दोबारा जाने का मौका एक बार तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस चीज़ ने उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके आगे क्या होता है? यहाँ कितने स्तर मौजूद हैं? आत्मा कहाँ कहाँ तक जाती है? और क्या उस आत्मा को दोबारा शरीर मिलता है? लेकिन कैसे? और क्या उस मौत के दूत ने जो जो कहा था वो सच है? हम इंसानों को बनाया ही निर्माण करने के लिए है, और दुष्ट इसे विनाश की तरफ ले जाते हैं और काम अधूरा रह जाता है। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, शायद कोई और होगा जिसके पास ये जवाब होंगे।